हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है फंडामेंटल राइट्स। पूरी पॉलिटी के अंदर जो सारा खेल है या फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल से छोटे छोटे से सवाल बन जाते हैं और उनके हमें आंसर्स नहीं पता होते हैं। तो हम यहाँ पे आज का जो चैप्टर है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जो मैपिंग का क्लास आपका चल रहा है दैट इज़ 4:30, ठीक है, शाम को 4:30 बजे होता है, जिसमें आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है वो आज से स्टार्ट होगा। मुझे अभी खुद देखना पड़ेगा कि लास्ट वाले क्लास में कहाँ पे थे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं ऑन अनअकैडमी। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सुबह 6:45 AM के क्लास में आके आधे बच्चे पूछते हैं मैम स्टैटिक जीके का क्लास कहाँ है। भाई साहब ये लिखा तो है सामने, ये इसीलिए बनवाया गया ताकि आपको समय सामने नज़र आ जाए और कौन से एग्जाम के लिए क्या चीज़ है आप वो बेहतर जानते हैं, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होता है जो आपके जीवन का एक तरीके से बेस बनाएगा वो ये है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ठीक है हम 4 जगह से पढ़ लेंगे हमें सब कुछ आ जाएगा या हम 15 मिनट में करंट अफेयर्स ख़त्म कर लेंगे, आप कोई शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, देखो आप कर तो सकते हो, नो डाउट यू कैन डू दैट। लेकिन उसके बाद में भी आप जानते हो कि व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स तो ये एक ऐसा क्लास है, तीनों चीज़ें तो मिलती ही मिलती हैं। एग्ज़ाम जो यहाँ लिखे हैं वो तो कवर होते ही होते हैं, इसके अलावा जो आपके छुटकू पुटकू एग्जाम्स होते हैं ना वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। छुटकू पुटकू सा मतलब क्या हो गया, अब जैसे कि बहुत ही कोई छोटा सा पेपर है मैम आप उसके लिए स्पेशली नहीं पढ़ा रहे हो, नो नीड, कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे हो ना तो आपको इतना सारा स्टफ़ मिल जाता है, इतना सारा कंटेंट मिल जाता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इतने सारे पेपर देखे, अभी पंजाब के अंदर पटवारी का पेपर था, राजस्थान एसआई का पेपर था, FCAT का रिज़ल्ट आया है, और क्या चाहिए यार, यही सब चीज़ें तो हैं। और जब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझसे आजकल हो रहा है मेरे साथ, आजकल कुछ बच्चों के मैसेज आएंगे तो व्हाट दे से, मैम ये आजकल हम लोग के क्लास में बच्चे जो हैं वो थोड़े थोड़े से कम क्यों हो रहे हैं। उसका रीज़न है इतने सारों का सिलेक्शन होता जा रहा है। भाई सिलेक्शन के बाद में कौन पढ़ता है, लेकिन फिर भी ज़रा काम किया करिए कि क्लास के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मार दिया करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू देम जिनका FCAT का अब नेक्स्ट वाली स्टेज का पेपर है, ठीक है। चलिए अच्छा, पहले तो यार सवाल को पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स आपको बता दें कि जब हम मौलिक अधिकार कहते हैं या फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से की फैक्टर्स आते हैं। देखो फंडामेंटल राइट्स, FR का मतलब ये हमारे लखनऊ वाला फन रिपब्लिक मॉल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको लिया गया है कहाँ से, USA से। इनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं, कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। पहले ये 7 प्रकार के हुआ करते थे। इसमें से कौन सा वाला टाइप अब नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि ये एक लीगल राइट बन चुका है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 300A के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट जो फंडामेंटल राइट से निकल के आएगा वो ये है कि कौन से वाले पार्ट के अंदर दिया हुआ है। तो जब आपसे पार्ट पूछा जाएगा या फिर भाग पूछा जाएगा, पार्ट नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 12 से लेके 35 के बीच में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। एंड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो ये मौलिक अधिकार होते हैं, क्या ये हमेशा एक जैसे रहते हैं या फिर अगर ज़रूरत कभी पड़ती है तो क्या इनके अंदर कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये ऐसे राइट्स होते हैं जो रहते तो कांस्टेंट हैं बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। दैट मीन्स ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इनके अंदर बदलाव किया जा सकता है। लेकिन बदलाव कौन करेगा, तो ये चेंजेस करने का राइट पार्लियामेंट के पास में होता है अंडर आर्टिकल नंबर 368। बट ध्यान रखिएगा जब भी फंडामेंटल राइट्स को बदलने की बात आती है या फिर जब भी मौलिक अधिकार के अंदर किसी भी चीज़ को बदलने के लिए कहा जाएगा तो वो पार्लियामेंट करेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पार्लियामेंट भी अपने ध्यान में इस चीज़ को रखेगी कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यानी हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, क्या
प्रियम्बल, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ अ की पॉइंट जो आपको याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी कहानी में कोई भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये है। अब आधे स्क्रीनशॉट, अगर कोई स्क्रीनशॉट लिया तो ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट, क्या कर सकते हैं? लिखने की तो आदत ही नहीं है ना, क्या करें, आलसी लोग हो चुके हैं। वेल, पहला सवाल, Which of the following cannot be suspended or restricted even during the national emergency? यानी कि इसमें से कौन सा वाला ऐसा अधिकार है जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आपसे नहीं छीना जा सकता? पहले तो ध्यान रखना कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल में आती है, इमरजेंसी कितने तरीके की होती है, इसके अलावा और कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति शासन आता है, इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। नेशनल इमरजेंसी जो है या फिर ये तीनों इमरजेंसी जो है ये प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखना ये प्रेसिडेंट की वीटो पावर नहीं होती है, यानी कि राष्ट्रपति भी इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल तभी करते हैं जब यहाँ पे कैबिनेट इनको ऐसा करने को बोलेगा। ठीक है, आप बताओ कि कौन सा वाला ऐसा है जो यहाँ पे नहीं छीना जा सकता। हमेशा याद रखिएगा, जब भी इमरजेंसी आएगी तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 आपसे छीन लिया जाता है, क्योंकि ये आपको बोलने का अधिकार देता है। सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपसे कभी भी नहीं छीने जाते। ये आर्टिकल नंबर 19 का पार्ट है, ये भी आर्टिकल नंबर 19 का पार्ट है। राइट टू कैरियर प्रोफेशन, ये भी आर्टिकल नंबर 19 का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 ए के साथ में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है, ये शिक्षा के बारे में बताता है। और राइट टू एजुकेशन के लिए जो एक्ट आता है वो 2009 में आता है, और इस पॉलिसी को लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो कर्नाटका था। जी हाँ, कर्नाटका था। ध्यान से अब गूगल करोगे तो 10 चीज़ें मिलेंगी, बट ऑथेंटिक जगह से देखा करो। इसी के साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको भी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला जो राज्य है वो भी कर्नाटका है। सेकेंड नंबर का कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द कॉमन जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सवाल कह रहा है कि अगर बताओ इसमें से कौन सा वाला ऐसा केस होगा जो सुप्रीम कोर्ट भी देख सकता है, हाई कोर्ट भी देख सकता है, कौन सा वाला हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, अगर मान लीजिए मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई भी अगर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है तो इनको यहाँ पर रिजॉल्व करने का या फिर इसको सॉल्व करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, जिसके लिए आपको एक शब्द देखने को मिलता है, रिच। क्या मिलता है? रिच। अच्छा, रिच का मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, और यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 226 का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेगी। ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे अगर सपोज करो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, पहले तो ये ध्यान रखना कि इनका जो चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो ये ध्यान रखिएगा उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। एस्ट्रिक मार्क लगाना, पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है। अगला सवाल, पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है? अच्छा, राइट टू लाइफ। अब देखो, पॉलिटिकल राइट का मतलब ये हो गया, एक तरीके से अगर आपको अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए क्या करोगे? अपील करोगे। फाइन। अगर आप अपील नहीं करोगे तो उसके अगेंस्ट आप कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठाओगे। ये क्या है? दिस इज़ अ पॉलिटिकल वन। लेकिन इसमें से एक ऐसा राइट भी है जो यहाँ पे पॉलिटिकल राइट नहीं माना जाता, क्योंकि वो अधिकार तो हमारे पास है ही हर हालत में। दैट इज़ आर्टिकल नंबर 21। आप सोचो, बेचारा गोलू है हमारा, है ना, किम जोंग की बात कर रहे हैं, बेचारा गोलू है हमारा। अब उसने 20 किलो वजन तो कम कर लिया, क्यों कम हुआ? भूल गए, 7,000 रुपये में अगर नॉर्थ कोरिया के अंदर कॉफ़ी मिलेगी तो कौन ऐसा होगा जो 7,000 रुपये में जाके कॉफ़ी पिएगा, और वो भी तब जब पैसा कम हो गया है। तो भैया 20 किलो क्या 30 किलो भी वजन कम हो सकता है। और वो वीडियो देखा था उसका, क्या गजब मुस्कुराया था वो, कि बस उसी की वजह से हमारे लखनऊ में इतनी बारिश हो गई। खैर, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट। इसमें से कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो अभी प्रेजेंट टाइम में संविधान के हिसाब से एक मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राइट टू इक्वालिटी,
बिल्कुल है, 14 से लेकर 18 के बीच में है। राइट टू फ्रीडम ये भी बिल्कुल है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 के बीच में। राइट टू प्रॉपर्टी बस यहीं पे रुक जाना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 आर्टिकल, यही तो है, अभी तो तुमको बताया था आर्टिकल नंबर 300A के अंदर अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मैंने जो की पॉइंट तुमको बताए ना उसको ना लिख लेना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपके दिमाग में वो घूमता रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एंड पेपर के अंदर हर सवाल आपको आता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मारोगे एंड एलिमिनेशन आपको आंसर निकाल के दे देगा। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सपोज ये ऑप्शन में नहीं है, कई बार ऐसा खेल हो जाता है ना, खेला हो गए चले जाते हैं वेस्ट बंगाल हम लोग, कई बार ये ऑप्शन में नहीं होता, देन व्हाट, तब क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन मार्क कर देना। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है बट यू नेवर नो पेपर के अंदर खेल कहाँ पर हो जाए। अगला सवाल, कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब किया जाता है, 1978 के अंदर किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। अगर आपसे कहा जाता है 44th वाला जो अमेंडमेंट है ये कौन से ईयर में हुआ था, 1978 में हुआ था। 42nd वाला कब हुआ, 1976 में हुआ। दोनों आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44th हो जाएगा। अगला, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, मौलिक अधिकार जो हैं वो यहाँ पे किसको नहीं दिए जाते हैं। भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकरप्ट पर्सन होगा तो क्या उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये देखो कि कहा जा रहा है एलियंस या फिर पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इनक्यूरेबल डिजीज या फिर पॉलिटिकल सफरर्स, आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसको नहीं दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल सफरर्स को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, सपोज करो कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये दो हिस्से में डिवाइडेड हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत के हर एक नागरिक को दिए जाते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे जैसे कि 19, ठीक है, 16, या फिर अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करके देखोगे तो 29, 30। अब इसमें से कौन सा एक बचा, कौन सा एक रिमेनिंग है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर छापना कि इसमें से एक ऐसा आर्टिकल बचा हुआ है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिए जाते हैं। एक आर्टिकल से बचा हुआ है, बाकी मैंने चारों के चारों लिख दिए, टोटल 5 आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। अगला, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो जब लोकतंत्र है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ पे जो प्रेस है उसको भी फ्रीडम होनी चाहिए, उसके पास में भी राइट्स होने चाहिए, डेफिनेट सी बात है। लेकिन जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो ये क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल नंबर 19। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा आर्टिकल है। क्यों, तुमको बोलने का अधिकार देता है। ठीक है, कभी भी कहीं पे भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक टू, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कहीं पे भी आना जाना चाहते हैं भारत के अंदर, मतलब आप अगर आपका मन कर जाए लद्दाख जाने का, आप जा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है आप कोई भी काम कर सकते हो, यानी कि कोई भी बिजनेस वगैरह आप कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हो, कोई एसोसिएशन आप बना सकते हो। आपके पास में पूरा राइट है कि आप अपनी मर्जी से सुबह 6:45 AM तक सोते रहो, क्लास चल रहा है, कहानी चल रही है, लेकिन ना अभी तो हम सो रहे हैं। आपके पास में पूरा राइट है कि आप कुछ भी खा पी सकते हैं। वैसे ये वाला राइट आपके आर्टिकल 15 में जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसी के साथ में बता दिया। तो दे आर मेनी राइट्स, बहुत सारे राइट्स हैं जो आपके आर्टिकल नंबर 19 से जुड़े हुए हैं। बट हमेशा याद रखना, ये जो राइट्स होते हैं ना, नेवर 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 ट्राई देम एट होम। कभी घर पे ट्राई मत करना, एंड स्पेशली मम्मी के सामने या पापा के सामने तो कभी ट्राई मत करना। भाई बहनों के सामने ट्राई करोगे चलेगा, बट नेवर ट्राई किसके सामने, मम्मी और पापा के सामने, वरना बेटा जो तुम्हारे राइट्स हैं ना वो कब ख़त्म हो जाएंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन किया गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आओ। अंडर विच आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन। अब भाई मौलिक अधिकारों के लिए कौन सा हो जाएगा, तो देखो ये तो नहीं होगा,
ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज से कोई लेना देना नहीं है, बचा कौन सा, 12 से लेके 35 के बीच में आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी compelled to a witness against himself, which article of the Indian Constitution provides this? जैसे कि मान लो गोलू है ना, अब गोलू ने कोई क्राइम कर दिया, अब कोई भी जो पुलिस वाला है वो इसको यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। इसके कान तो मैंने बनाए नहीं, ओप्स, ये आप इसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम आप अपने अगेंस्ट ही क्या करो, गवाही दो। इसके लिए यहाँ पे कौन सा वाला आर्टिकल नंबर मेंशन किया गया है, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके अंदर एक बात और कही गई है, नो जियो पार्डी। ये क्या होता है? नो जियो पार्टी का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अगर पर्सन है, किसी भी व्यक्ति को अगर सज़ा दे दी गई है, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर एक नया कानून बनकर चला आया, फाइन। तो अब ऐसा नहीं होगा कि जो पर्सन यहाँ पे सज़ा काट चुका है उसको दोबारा से नए वाले कानून के हिसाब से आप सज़ा दे दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो नो जियो पार्टी का भी जो यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रोविज़न है वो आपको इस आर्टिकल के अंदर मिलेगा। अगला आर्टिकल देखो लिखा हुआ है 22। यहाँ पे 2 बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सपोज करो कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति को टोटल कितने आवर्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, 24 आवर्स। इसके अंदर एक चीज़ और है कि आने जाने का जो समय है वो इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। अब जैसे हमारे लखनऊ के अंदर गलती से अगर आप अवध चौराहे की तरफ चले गए, अरे ये वही वाला चौराहा है, याद आ गया ना, अगर आप वहाँ पे चले गए तो समझ लीजिए कम से कम 15 या 20 मिनट तो आपका गया ही गया। तो इसके अंदर ये जो 24 घंटे का प्रोविज़न है, इसमें ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है आने जाने का वो इंक्लूडेड नहीं होता है। दूसरी बात, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है, वो ये है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है, अगर वो यहाँ पे एडवोकेट चाहता है तो ये प्रोवाइड कराना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट आप जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ DPSP चैप्टर के अंदर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बाद में हम पढ़ेंगे उसी के अंदर। लेकिन इसको किया जाए इसके लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं होती है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं एंड फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये जस्टिसेबल होते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर आपसे सवाल बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, करोड़ों बार रिपीट हुआ सवाल है, एस्ट्रिक मार्क मारना सवाल बनेगा। कहा जा रहा है कि ये बताइए राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये इसमें से किसके अंदर आता है जब हम 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर, इसको अलग से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान संशोधन नंबर, अच्छा ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार ऐसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा बच सके, ठीक है। ये कब होता है? 2002 में इसको साइन किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या माना जाता है? ओके, इसी के साथ में एक सवाल और सुन लो। अगर आपसे पूछा जाता है राइट टू वोट, है ना, तो वोट देने का जो राइट है आपको पता है कि ये क्या है, एक तरीके का हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट टू लास्ट टाइम यूपीएससी ने ये सवाल बनाया था और इन्होंने जो इसका आंसर मार्क किया था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आपको ऑप्शन में जो चीज़ दी होगी आप उसके हिसाब से आंसर को मार्क करके आना। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ लीगल राइट, ये कोई मॉरल राइट आपका नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आर्टिकल नंबर 16 मैंने बोला था, कहा था ना। तो आर्टिकल नंबर 16 जो है वो यहाँ पर आपको पूरा अधिकार देता है कि आप अगर भारत के रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपके पास में पूरा राइट है कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो कांड कहाँ पर हो गया, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, ये 3 ऐसे स्टेट बन गए हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने यहाँ पे 75% की जो सीटें हैं प्राइवेट जॉब्स के अंदर उनको रिजर्व कर दिया। क्या किया? उनको रिजर्व कर दिया। अच्छा ठीक है, अब अगर रिजर्वेशन हो गया तो बाकी लोगों का क्या होगा? भले ही वो भले ही वो झारखंड के रहने वाले नहीं है लेकिन भारत के तो नागरिक हैं ना,
व्हाट अबाउट देम, उनके साथ क्या होगा? तो अभी जब इन तीनों स्टेट ने यहाँ पे कहा कि 75% जो सीटें हैं वो यहाँ पे रिजर्व कर दी जाएंगी प्राइवेट जॉब्स के अंदर, तो यही सवाल खड़ा हुआ था कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 16 दिया गया है तो हम किस तरीके से इसको वैलिड करार दें, लेकिन इसको वैलिड करार दे दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 16 हर एक पर्सन को राइट देता है कि वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। ध्यान दीजिएगा, सवाल बड़े दिनों से नहीं पूछा है। ट्रांसजेंडर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलग से कैटेगरी डिफाइन किया था, कौन से ईयर में, ईयर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, अंडर विच आर्टिकल पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर द फंडामेंटल राइट। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कौन सा वाला आर्टिकल इस्तेमाल करती है अगर मान लीजिए कि वो किसी को क्या करना चाहती है, सज़ा देना चाहती है। पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल यूज़ करेगी? दिस इज आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 33 देख रहे हो, ये हमारे डिफेंस के अंदर आता है। डिफेंस का मतलब हो गया हमारी आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, राइट। इन लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते तो इनको रेगुलेट कौन करेगा? पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। और अगर कभी पार्लियामेंट को लगता है कि हाँ इन लोगों को कुछ राइट्स देने चाहिए तो वो राइट्स दे भी सकते हैं। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है? आर्टिकल नंबर 33 यूज़ होता है। मार्शल लॉ ये कौन से वाले आर्टिकल में आएगा? आंसर करके बताना। वैसे चलो हम बता दें, हो सकता है कुछ लोगों ने इसके बारे में पहली बार सुना हो। मार्शल लॉ जो है ये किसी आर्टिकल के अंदर नहीं है, इसकी कोई भी एग्जैक्ट आर्टिकल आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। अगला सवाल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, हैज़ अपॉइंटेड एंड एडवाइजरी कमेटी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एडवाइजरी कमेटी जो होती है फंडामेंटल राइट्स के लिए, इसको हेड कौन करता है? हु इज़ द पर्सन जो इसको यहाँ पर हेड करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सोच के बताओ। जवाहरलाल नेहरू बनेगा या फिर कुछ और या फिर कुछ और? तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से एक बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जब हम वल्लभ भाई पटेल जी की बात करेंगे तो ये हमारी कंट्री के अंदर क्या थे? होम अफेयर मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं। आप मुझे आंसर करके बताओ कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो कह रहा है कि हमारे लिए लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाए? क्या किया जाए? लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाए। तो चलो इसका आंसर हम बता देते हैं। अगर आप करंट अफेयर सुबह पढ़ रहे हो 6:45 AM पे तो आपको इसका आंसर पता होगा। इन केस अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर बनेगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो इस टाइम पे डिमांड कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच ईयर सप्रू कमेटी वॉज फॉर्म्ड फॉर द फंडामेंटल राइट्स? चलो भैया बात कर लेते हैं। सप्रू कमेटी 1945 हो जाएगी। एंड इस कमेटी के बारे में बहुत ज़्यादा तो सवाल नहीं बनता है, बट कभी कभी गलती से सवाल आ जाए तो आंसर पता होना चाहिए। लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है। जब हम स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये वो कमेटी है जो कि क्या करती है? हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी वो कमेटी है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जिसने हमारे संविधान के अंदर जोड़ने के लिए बोला था और उसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारे संविधान का एक हिस्सा बन गई। टोटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11 ड्यूटीज़ आपको मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, अगर हम इसको सस्पेंड करने की बात करते हैं तो इसमें से किसके पास में राइट होता है कि वो उसको सस्पेंड कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर होगा। घुमा फिरा के सारा खेल इमरजेंसी का ही होता है। अगला सवाल, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा ऐसा इसमें से राइट है जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू स्पीच बिल्कुल सही है। राइट इक्वालिटी बिफोर द लॉ बिल्कुल सही है। अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बिल्कुल सही है। अगला है राइट टू इक्वल वेजेस, बस यही नहीं है, क्योंकि ये किस में है? ये आपको DPSP के अंदर मिलेगा और इसके लिए जो आर्टिकल आपको मिलता है आर्टिकल नंबर 39 मिलता है और फंडामेंटल राइट्स तो 35 पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। और इन तीनों के आर्टिकल आपके सामने लिख दिए मैंने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? इसमें से कौन सा वाला ऐसा होगा जिसको फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी किया जाता है? अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें,
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिट्स के बारे में आज तक नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाना, रिट्स बाय कृति मैम मेंशन कर देना, या नॉर्मल रिट्स अगर आप लिखोगे यूट्यूब पे तो भी आपको नज़र आ जाएगा। मैंने रिट्स के ऊपर पूरा अलग से एक सेशन पढ़ाया हुआ है और उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी कि आपको कैसे याद रखना है कि कौन से वाले रिट में क्या चीज़ें दी गई हैं। आप उसको वहाँ से पढ़ ज़रूर लेना। टोटल 5 तरीके की रिट्स होती हैं, किसमें क्या चीज़ें, जैसे हेबियस कॉर्पस है, मेंडेमस है, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्यू वारंटो, 5 हैं। अब ये पांचों के फंक्शन क्या होते हैं आप वहां से एक बार से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार देखो, मेरी कोशिश ये है कि हर एक चैप्टर को छूते हुए चलें ताकि जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो जो चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ वो रिपीट मत करवाना, ठीक है, वो प्लीज़ आप देख लेना, हम बताते जाएंगे कि हाँ मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, चलो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, रिट इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों आर्टिकल आपको हम बता चुके हैं। ओहो, ये तो खिचड़ी सी पक गई, चलो कोई बात नहीं। अगला एक दिन, अच्छा छोड़ो, फिर किसी दिन बात करेंगे। पॉइंट आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ द enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be the fundamental right। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले नहीं रखा गया था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया दिस इज अ फंडामेंटल राइट, दिस इज राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल नंबर 21, देखो अब याद दिलाते हैं कि कब हुआ था, ठीक है। सुनो, स्टार्टिंग में आधार कार्ड आया था जब, ठीक है, उस टाइम पे बोला गया था कि जितने भी बैंक हैं उन लोगों को क्या करना है, आधार के साथ में लिंकअप कराना है। तो लोगों ने बोला भैया ज़रूरी थोड़ी ना कि हम ऐसा कर दें, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो कहा गया नहीं नहीं दिस इज़ मैंडेटरी। तो कहा कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो बैंकों के पास में पहुंच जाएगी। फिर अगर मान लीजिए कि हम अगर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं तब भी बैंक के पास में इन्फॉर्मेशन होगी। ऑल्दो बैंक के पास में पहले से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपका बैंक अकाउंट उसमें है तो डेफिनेट सी बात है ना कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे बोला गया आधार कार्ड इज़ माई आधार कार्ड एंड अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा। उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसा नहीं चल पाएगा, आपको यहाँ पे लिंक कराना ही पड़ेगा और इसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। उस टाइम पे ये पॉइंट निकल के आता है कि आपके पास में प्राइवेसी का राइट तो है लेकिन फिर भी दिस इज़ अ रूल और आपको यहाँ पे लिंक कराना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 21, सवाल, केस हुआ था एक, ठीक है, बहुत ही फेमस केस है, मुझे उस केस का नाम कमेंट बॉक्स में बताना। एंड आई थिंक 2019 में यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल भी क्रिएट कर दिया था, तो मुझे बस उसका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अच्छा, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये हो गया आर्टिकल नंबर 19, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14। और अगर आपसे पूछा जाता है रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर इसको भी रखा जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑर्डर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट टू गेट अंडर एन अथॉरिटी क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है दोनों लोग जहाँ पे इसको जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, वो क्या होता है, दैट इज क्यू वारंटो। आर्टिकल नंबर 32 की बात करी जाएगी, ठीक है। हेबियस कॉर्पस जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है, टू हैव अ बॉडी जिसे हम कहते हैं। मैंडेमस को हम वीक कमांड के नाम से भी जानते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख के आपसे पूछ सकते हैं। सिविल इक्वालिटी ये क्या होती है, देखो सिविल इक्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो जाता है, कानून के समक्ष समानता। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब हम गवर्नर या फिर जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये दोनों ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर देखो केस बनाया तो जा सकता है बट केस को आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता जब तक उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं हो जाता तब तक। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 361 के क्लॉज नंबर ए के अंदर। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसको मार्क कर लेना, सवाल बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। हु कंसिडर द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुनिएगा, जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो ये ध्यान रखना कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रियम्बल को, प्रस्तावना को। एस्ट्रिक मार्क लगाते जाना जो जो तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर यहीं पर एक नाम लिख दिया जाए कि B.R. अम्बेडकर जी ने किसको बोला हुआ है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस कंडीशन पे आप आंसर मार्क करेंगे B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को बोला हुआ है क्या, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम।
यानी कि जब हम पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव अ बॉडी ऑफ, यानी कि सपोज करो, चलें गोलू के पास में, आ जाओ भाई चलते हैं। सो ये है हमारा प्यारा गोलू, ठीक है। अब ये जो गोलू है ये बहुत ही सुशील टाइप का लड़का था, ठीक। अब इसको यहाँ पे मान लो कि कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, उसने से कहा कि भाई तुम मेरे घर पे काम करो, मैं तुमको सैलरी दूंगा। ये बड़ा खुश हो गया, कहा अरे वाह चलो ठीक है। ये उनके यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको ना तो सैलरी मिली और ना ही कोई इसको राइट्स दिए गए, और इसको अपने घर के अंदर कैद करके रख लिया गया। तो ये क्या हो गया, ये भैया यहाँ पे इलीगल हो गया ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, हेबियस कॉर्पस कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को इलीगली अपने पास में नहीं रख सकते। अगर मैं तुमसे कहूँ हाउस अरेस्ट, क्या हाउस अरेस्ट हेबियस कॉर्पस में आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, कभी कभी मेरा मन करता है क्वेश्चन को टफ बनाने का, तो हमेशा हलवा सवाल थोड़ी ना पूछेंगे। अगला बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। आपसे कहा जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी किसके टाइम पे हटा था। सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया है, ये ईयर था। तो ये अरे यार ये तो हटाओ, बचे दो ऑप्शंस। इसका आंसर क्या बनेगा? मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल राइट से काफ़ी क्वेश्चंस पढ़ा दिए। इसके बाद में हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ और होना चाहिए था, अगर मुझे लगेगा तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे। बट दिस इज़ द सफिशिएंट कंटेंट। आपको इतना रट्टा मार के जाना है, जितने पॉइंट्स आपको बता दिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। कई बार आपसे रिलीजन के बारे में पूछ लेता है, तो वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो इसके बाद में अब आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे करंट अफेयर्स लाइव सेशन में। मालूम है ना सबको, कुछ बताना तो नहीं है इसमें? क्या नया बैच शुरू हो रहा है भाई, और क्या है, ठीक है। हाँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, एसएससी कॉम्बैट, ठीक है। चलिए, अच्छा, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।